आज हम बात कर रहे हैं कि आपने अगर अकल दाढ़ अपना विजडम टूथ या थर्ड मोलर अगर निकलवा दिया है तो अब आपको क्या तवक्को करनी चाहिए कि कितने दिनों तक आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा, आपके साथ क्या क्या परेशानियां आपको पेश होंगी और क्या ये आपके लिए रूटीन के जो काम है वो आप कर सकते हैं अकल दाढ़ निकलवा के, और इसको कैसे हम बेहतर तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं या ऐसी एहतियात बरत सकते हैं कि जिससे ये जो ज़ख़म है ये कम से कम अरसे में ठीक हो जाए और कम से कम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सबसे पहले तो उस टाइम से शुरू करते हैं कि जब आप गए डेंटिस्ट के पास, चेयर पे बैठे, उन्होंने आपको लोकल लगाया, एनेस्थीसिया आपको सुन किया, उसके बाद दांत निकल गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या कॉटन रखी या गॉज रखा, उसके बाद आपके उस जगह पे जहाँ से दांत निकला था और आपको कहा ज़ोर से मुंह को बंद कर लें और आधे घंटे के लिए दबा के रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी अब तक अगर आपने निकलवा लिया दांत, तो इस तरह का ये सिचुएशन आपके साथ हो चुकी होगी। अब हम उससे आगे चलते हैं कि फ़ौरी तौर पे आपने क्या एहतियात करनी है। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। फ़ौरी तौर पे एहतियात का मतलब यह है कि आपने फ़ौरी तौर पे दांत जब निकलवाया है और आपने वो गॉज़ पीस जो है आपके दांतों के दरमियान है और आपको डेंटिस्ट ने कह दिया कि दांत अब ज़ोर से चबा लें, दबा लें, ताकि वो प्रेशर क्रिएट हो। उस प्रेशर का ये फ़ायदा होता है कि होगा क्या कि उस प्रेशर से थोड़ी बहुत जो ऊजिंग हो रही है या जो ब्लड की अभी थोड़ी सी ब्लड ने निकलना था वहाँ से, जहाँ से कट हुआ था या जहाँ से दांत निकला है, तो वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से वो जो ब्लड का निकलना है वो बंद हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि आप जब इसके लिए मुंह को बंद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत अहम है। उस दौरान जितने दौरान गाज आपने रखा हुआ है ना मुंह के अंदर, दो तीन काम आपने बहुत ज़रूरी हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले तो आपने उस टाइम पे बोलना नहीं है। उस टाइम बोलेंगे तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो उस दौरान आपने बोलना नहीं है, मुंह बंद करके रखना है। अगर बोलना है तो आप कुछ भी, अगर लिखना है या कम्युनिकेट करना है, आप राइटिंग में दे सकते हैं या इशारे कर सकते हैं, या आधे घंटे के लिए सुकून से रेस्ट कर सकते हैं, ना बोलें, खैर है, कोई इमरजेंसी नहीं आ गई। और आधे घंटे बाद जैसे ही आपने उसको निकालना है उस गाज को, अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो पहले ख़ास तौर पे 12 घंटे हैं, इस दौरान एक एक स्टेप का आपको पता होना चाहिए। अगर ये स्टेप, इनमें से कोई भी स्टेप आप मिस करेंगे तो आपके लिए बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो पहली चीज़ क्या कि आपने आधे घंटे तक रखना है गाज को, आधे घंटे बाद उसको आपने निकालना है। अब जैसे ही आपने उसको निकालना है तो उस वक्त आपने फ़ौरन ठंडा यख पस्ता पानी पी लेना है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे ये है कि जब आप ठंडा या पानी पीते हैं तो उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, मतलब ब्लड वेसल्स जो थोड़ी बहुत ओपन होती हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, और ठंडे पानी से एक इफ़ेक्ट आता है जिससे ब्लड अगर थोड़ा बहुत ऊज़ करना है उसने तो वो भी स्टॉप हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग अच्छी हो जाती है, और जो क्लॉट है वो बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाता है जब आप ठंडा यख पानी पीते हैं। या अगर ठंडा यख पानी आपने नहीं पीना तो आप आइसक्रीम खा लें। अब आइसक्रीम के लिए ये है कि प्लेन आइसक्रीम होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब जिस तरह बादाम पिस्ता वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लेन वनीला आइसक्रीम लें, उसको इस तरह से खाएं कि वो वहाँ पे जहाँ पे आपका ज़ख़म है ना वहाँ पे थोड़ी सी देर टच करे, उससे बड़ा कूलिंग इफेक्ट आएगा। एक तो आपको पेन रिलीफ होगा, उस वहाँ पे वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी और आपका ब्लड आना ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने आगे क्या करना है? आगे 12 घंटे के लिए आपने एक चीज़ जो बहुत अहम है, और वो उसी वक्त मैं पेशेंट को बताता हूँ, उसी वक्त ही पेशेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे होते मेरे सामने, तो बाद में क्या करते होंगे? तो होता यह है कि 12 घंटे के लिए आपने थूकना नहीं है। अब ये एक बहुत बहुत अहम बात है। पेशेंट क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ आपने अब 12 घंटे तक थूकना नहीं है। पेशेंट कहता है अच्छा ठीक है सर, फ़ौरन थूक देता है मेरे सामने, उधर ही डेंटल चेयर के ऊपर। तो ऐसे नहीं करना। इसके लिए मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा अगर आप नहीं थूकेंगे? आपको ही फ़ायदा मिलना है। होगा क्या, जब आप थूकेंगे, थूकने से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट जैसे ही होगा तो सक्शन डेवलप होगी। सक्शन डेवलप जैसे ही होगी, जो वीक पॉइंट है जहाँ से ब्लड अभी थोड़ी देर पहले ही रुक गया है, तो वहाँ से ब्लड फिर से जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, ऊजिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लड क्लॉट डिसलॉज होने का ख़तरा है, और उसके बाद आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो मैं आगे वीडियो में शेयर करता हूँ। अब आपने उस दौरान आपने थूकना नहीं है।
पहले 12 घंटे के लिए थूकना बिल्कुल नहीं है। अगर आप थूकेंगे, बार बार थूकेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा आपके सलाइवा में, थूक के अंदर मिक्स होकर आपको लगेगा वो सारा ब्लड आ रहा है, हालांकि वो ब्लड नहीं होगा। ब्लड के अंदर एक ड्रॉप, थोड़ी आपकी थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर एक भी ड्रॉप अगर ब्लड का डाल दें वो सारा रेड हो जाता है। आपको फील होगा कि मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, इससे मजीद पैनिक क्रिएट होगा। आप बार बार चेक करने के लिए कि अब तो ब्लड नहीं आ रहा, आप फिर से स्पिट करेंगे, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, वो ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो है ना वो स्पिट आउट नहीं करना, स्पिटिंग नहीं करनी, ये बहुत अहम बात है। दूसरे नंबर पे कि ये कि ज़ोर ज़ोर से कुल्लियाँ नहीं करनी। नमाज तो आपने पढ़नी है तो ज़रूरी बात है आपने कुल्ली करनी है, और कर भी सकते हैं कुल्ली, और इसी तरह से थोड़ा बहुत आप थूक भी सकते हैं, इसलिए कि नमाज के लिए अगर आपने कुल्ली करनी है तो उससे कुल्ली के बाद आप थूक। लेकिन यह है कि वो जो आपने थूकना है या वो कुल्ली करनी है वो बहुत हल्के से, सॉफ्ट जेंटल वे में करनी है। और ज़ोर ज़ोर से यूं यूं ही नहीं करना कि वो क्लॉट जो थोड़ा बहुत बना है वो भी साथ आ जाए, तो इस तरह नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के से। और कोशिश करें कुल्ली उस तरफ ना जाए जिस तरफ से आपका दांत निकला है, ताकि वहाँ पे आपका जो माहौल है वो बिल्कुल कूल रहे और ठीक स्टेबल रहे। आपका जो क्लॉट है, जो आपका वो जमा हुआ खून है जिसने स्टॉप किया हुआ है ब्लड ब्लीडिंग को, अब इसलिए आपने कुल्लियाँ नहीं करनी ज़ोर ज़ोर से। इसके अलावा आपने ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं है या ज़्यादा बात भी नहीं करनी, ये बहुत अहम है। अगर आप बातें शुरू कर देंगे तो उससे भी क्लॉट डिसलॉज हो सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनको पहले हाइपरटेंसिव हैं, तो वो ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट है वो तो वैसे पहले ही ले लें, जैसे ही आपने एक्सट्रैक्शन कराई है या दांत निकलवाया है तो उससे पहले ही ले लें। अब उन्होंने क्या करना है कि ऐसे इवेंट को इग्नोर करना है या अवॉइड करना है कि जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। गुस्सा नहीं करना, मतलब अगर हाइपरटेंसिव हैं, आप ब्लड निकलवा के गए हैं, घर में जाके आप बीवी के साथ लड़ पड़े हैं, या बीवी है तो वो खामद के साथ लड़ पड़ी है, तो उस लड़ने के नतीजे में आपका गुस्सा आएगा, गुस्से से आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा। जैसे ही थोड़ा सा शूट भी कर गया तो आपका वो जो क्लॉट है वो डिसलॉज होगा, आपकी अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और ये बड़ी एक इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए ध्यान करना है, चिल करें, जाके एंजॉय करें, थोड़ी सी देर रिलैक्स करें, सो जाएं। पहले 12 घंटे की ये बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत अहम होते हैं पहले 12 घंटे। इसी दौरान अगर आपने उस क्लॉट की, उस ज़ख़म की केयर बहुत अच्छी कर ली ना, आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ज़ख़म बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं इसी पे सारा टाइम लगा रहा हूँ। अच्छा, अब आपने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, उसके अलावा ज़्यादा बोलने की बात आ गई। इसके अलावा कुछ भी गर्म नहीं खाना, क्योंकि गर्म कुछ भी खाएंगे हीट आएगी तो वो जो क्लॉट है उससे भी डिसलॉज हो सकता है, या क्लॉट डिज़ोल्व हो सकता है, या ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो कुछ भी गर्म, चाय भी पीनी है तो उसको थोड़ा ठंडा करके पी लें, ठीक है। अगर मतलब कोई भी चीज़ है तो ठंडी चीज़ें प्रेफर करें, ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं लेनी, सॉफ्ट डाइट लेनी है, और उसी साइड से चबाना भी नहीं है जिस साइड से आपका दांत निकला है, ये बहुत अहम है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 12 घंटे जैसे ही गुजरेंगे तो हो सकता है आप रात आ जाए, अगर सुबह आपने दांत निकलवाया तो। अब रात को आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि 2 जो है ना तकिए रख लें, ताकि आपका हेड साइड जो है वो रेज्ड रहे, वो ऊपर रहे, आपके दिल से आपका जो वो है फेस है या दांत वाली जगह है वो थोड़ी सी दिल से ऊपर हो, ताकि ज़्यादा ब्लड पाइल अप ना हो, वहाँ पे पूल अप ना हो। ब्लड ज़्यादा आएगा तो एडिमा ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे आपका स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा अपने हेड साइड को रेज रखना है। और अब जब आप सुबह उठेंगे तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो उसमें डिपेंड करता है, अगर तो आपके दांत जब निकला था तो सिंपल अगर एक्सट्रैक्शन हुई थी, मतलब कि ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं हुई, ज़्यादा बोन की कटिंग नहीं हुई, और सर्जिकल जो टाइम था वो मिनिमम था, कम था, आधे घंटे से कम था, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सर्जिकल टाइम 1 घंटे से ज़्यादा था और आपकी बोन ड्रिलिंग भी हुई है, आपकी बोन कटिंग भी हुई है दांत को निकालते हुए, तो फिर आप अगले दिन जैसे ही उठेंगे तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उसी साइड पे थोड़ा सा आपकी जो रेडनेस भी आपको हो सकती है उस साइड पे बाहर से फेस में जहाँ से दांत निकला है। तो ये नॉर्मल है, परेशान नहीं होना। और इसके अलावा आपका मुंह भी नहीं कम खुल रहा होगा, ये भी नॉर्मल है। थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट होगा, टाइटनेस होगी मसल्स की, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, बोलने में परेशानी होगी, तो ये नॉर्मल है। पहले 24 से 48 घंटे में स्वेलिंग भी नॉर्मल है, लेकिन बशर्त ये कि जैसे टाइम बढ़ता जाएगा स्वेलिंग कम होती जाएगी।
और इसके अलावा पेन आपको थोड़ा बहुत टेंडरनेस होनी चाहिए, मतलब अगर है तो नॉर्मल है कि आप अगर कुछ टच करता है या अंदर से कुछ टच करता है खाना खाते हुए थोड़ा बहुत पेन, तो ये तो नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये नॉर्मल नहीं है, फ़ौरन डेंटिस्ट के पास लाजमी जाएँ अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको तो अच्छा, अब ये 24 घंटे की एहतियात इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस 24 घंटे के अंदर अगर आपका वो जो क्लॉट है वो अगर निकल जाए किसी वजह से, वो जो पहले मैंने एहतियात बताई है उनमें से कोई स्टेप अगर फॉलो नहीं हुआ और आपका जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो गया है, तो ड्राई सॉकेट हो सकती है। ड्राई सॉकेट ये है कि अंदर जहाँ से क्लॉट निकलेगा बोन एक्सपोज हो जाएगी और कोई अंदर कोई मतलब है कि कोई चीज़ फंस सकती है आपके खाने की ज़रात या इस तरह का कुछ, तो जिसके नतीजे में स्मेल हो सकती है, बाद में फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो स्वेलिंग बढ़ भी सकती है, पस भी आ सकती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर 12 घंटे पहले एहतियात को अच्छे से ना फॉलो किया जाए तो हो सकती हैं आपके साथ। तो इसलिए आपने जो है ना पहले दिन में मैंने बता दिया क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। दूसरे दिन की भी बात होगी, स्वेलिंग होती है 48 घंटे के बाद स्वेलिंग तकरीबन ख़त्म हो जानी चाहिए और उसके बाद 7वें दिन तक आपके जो सूचर्स हैं, अगर आपको टाँके लगे हुए हैं तो वो भी आपके डेंटिस्ट आपको निकाल देंगे। 7वें दिन आपके जो टाँके हैं वो निकल जाएंगे और उसके बाद 10 दिन तक आपका जो पेन है, मुंह का खुलना है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। 2 हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब 10 दिन के बाद से आपका मुंह का खुलना ठीक हो जाएगा, आपका बात करना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होगी। 2 हफ्ते के बाद तो बिल्कुल आपको परफेक्ट हीलिंग हो जाएगी सॉफ्ट टिश्यू की और अंदर से बिल्कुल ज़ख्म आपका ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो पहले 12 से 24 घंटे हैं ये बहुत अहम है आपके एंड पे, क्योंकि डेंटिस्ट के ऑफिस से तो आप चले गए, हमारे से तो आप चले गए। अब इस सब में मैंने जो मेडिसिन का जिक्र है वो अब आके करना है, पहले नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मेडिसिन यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है। अब मेडिसिन चाहे ना भी खाएं, अगर ये एहतियात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बशर्ते ये कि आप हेल्दी हैं। अदरवाइज़ अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको वैसे ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, आप कमज़ोर हैं, आपका जो ब्लड का HB लेवल है वो ठीक नहीं है, तो तब तो आपके लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मेरी तरह या हेल्दी हैं, आपको कोई इशू नहीं है, तो फिर अगर आपने दांत निकलवाया है तो मेडिसिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब एहतियात है जो मैंने बताई है। तो मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी है। अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स देख के वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं और उनको फॉलो करें। मेडिसिन आपने जैसे जैसे प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है वैसे वैसे लेनी है, रेगुलर लेनी है, ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मेडिसिन तकरीबन 1 हफ्ते की तो वो लाजमी आपके लिए लिखेंगे, तो 1 हफ्ते के लिए मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी है। और इसके अलावा मुंह की जो सफाई है पहले 24 घंटे के बाद या पहले 12 घंटे के बाद कर लें। 12 घंटे के बाद आपने मुंह की सफाई शुरू कर देनी है, मतलब माउथ वाश से कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। या इसके अलावा नीम गर्म पानी में नमक डाल के कर सकते हैं अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो। अदरवाइज़ आप सिंपल पानी से भी कर सकते हैं या माउथ वाश से भी, मतलब नीम गर्म पानी से। तो उससे ये होगा कि आपके मुंह की सफाई अच्छी रहेगी। सफाई जितनी अच्छी होगी हीलिंग इतनी ही जल्दी हो जाएगी। तो अगर इन एहतियात को फॉलो किया जाए तो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। जहाँ पे भी एहतियात में थोड़ा सा फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, तो फिर आपके लिए इशू बढ़ सकता है। तो इसलिए अकलदाड़ निकलवाना बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट के पास गए हैं, ख़ास तौर पे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास गए हैं, तो आपको और भी कम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो इतने अच्छे से प्री सर्जिकल और पर ऑप आपको मैनेज अच्छा कर लेंगे, ताकि बाद में कम से कम आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखें, सर्जिकल टाइम जितना कम होगा और सर्जरी के दौरान का टाइम, और सर्जरी से पहले आपको प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन अगर दे दी गई है और आपको अच्छे से प्रिपेयर किया गया, तो बाद में प्रॉब्लम्स कम से कम होते हैं। तो इसलिए आप स्किल्ड और अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं अगर आपने अकल दाढ़ की सर्जरी करानी है तो। और इसके अलावा आपने पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को, ये जो मैंने बताई हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और एहतियातन पहले 24 घंटे बाद आप अपने डेंटिस्ट को लाजमी एक दफ़ा चेक करवा लें एक्सट्रैक्शन के बाद। उससे ये होता है कि अगर फौरी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो भी रही है क्रिएट, तो वो मैनेज हो जाती है, बजाय इसके कि वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये एहतियात अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़ख्म बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाएगा और आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के बारे में और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।